हाय। आज हम करेंगे डीएसएसपी स्पेशल एजुकेशन पेपर 2 सॉल्यूशन। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं इसे पहले करा चुकी हूँ, उसमें अराउंड 50 क्वेश्चंस हैं और ये पेपर था आपका जो 2017 में होना था, लेकिन हुआ था 2018 में। पोस्ट कोड है 87/17। तो चलिए देखते स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ ट्रूली सुमेटिव असेसमेंट? इनमें से क्या एक योगात्मक आकलन है वास्तव में? फर्स्ट है ऑप्शन ए फाइनल एग्जामिनेशन, सेकंड है होमवर्क, थर्ड है ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग क्लास वर्क, फोर्थ है स्टूडेंट फीडबैक। तो इसमें ट्रूली जो सुमेटिव असेसमेंट है वो क्या है? फाइनल एग्जामिनेशन। क्योंकि सुमेटिव असेसमेंट क्या होती है? जो कि एंड में ली जाती है किसी भी यूनिट के, किसी भी टर्म के, या फिर क्लास के, मतलब जो भी एग्जामिनेशन लास्ट में होते हैं वो क्या होते हैं? आपके सुमेटिव। और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो आपकी क्या रहती है? कंटिन्यू चलती रहती है, टीचिंग प्रोसेस के साथ साथ वो लगातार चलती रहती है। उसमें बच्चे को साथ साथ फीडबैक दिया जाता रहता है। फिर सेकंड, तो इसका राइट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन ए फाइनल एग्जामिनेशन। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, विच ऑफ दीज डू नॉट डिस्क्राइब एटीट्यूड? अब इनमें से एटीट्यूड को क्या डिस्क्राइब नहीं करता है? तो ये इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, नॉलेज बिलीफ, सेकंड है इंक्लिनेशन, थर्ड है प्रीडिस्पोजिशन, फोर्थ है डिस्क्रिमिनेशन। इसका जो आंसर होगा, जो नहीं है, डिस्क्राइब नहीं करता है एटीट्यूड को। बहुत से साइंटिस्ट है, साइकेट्रिस्ट हैं जिन्होंने बताया है, एटीट्यूड को डिस्क्राइब किया है, और उन्होंने इसमें क्या क्या कंपोनेंट शामिल किए हैं। इन्होंने कंपोनेंट शामिल किए हैं नॉलेज बिलीफ, इंक्लिनेशन एंड प्रीडिस्पोजिशन। डिस्क्रिमिनेशन को इन्होंने शामिल नहीं किया है। तो इन्होंने नहीं पूछा है कि एटीट्यूड को क्या डिस्क्राइब नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ दीज इज अ पर्पजफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट विद दैट एग्जिबिट स्टूडेंट्स एफर्ट्स, प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट? अब इनमें से जो किसी उद्देश्य के लिए कलेक्शन किया जाता है स्टूडेंट्स के एफर्ट्स को, प्रोग्रेस को, अचीवमेंट को, उसके काम को, तो उसको क्या कहती हैं? ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी है क्लास टेस्ट, ऑप्शन 3 है पोर्टफोलियो एंड ऑप्शन डी है वर्कशीट। तो इसको जिसमें बच्चे का रिकॉर्ड रखा जाता है प्रोग्रेस का, उसके जितने भी एफर्ट्स हैं, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? पोर्टफोलियो, ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है? राइट आंसर है, जिसमें बच्चे का रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अ टाइप ऑफ लर्निंग दैट इज अ हेल्दी डिपार्चर फ्रॉम द बिटन ट्रैक दैट डिस्करेजेस ब्लाइंड एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो नोन एज। इसमें कहा गया है कि एक ऐसी हेल्दी लर्निंग जिसमें मतलब जो उस पाथ को डिस्करेज करती है, जो मतलब अंधाधुंध किसी चीज़ को फॉलो करना होता है, उसको हम फॉलो नहीं करता। हेल्दी वे बताना है लर्निंग का। इसमें ऑप्शन दे रखे कन्वर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन बी है डाइवर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन सी है कन्फर्म थिंकिंग, ऑप्शन डी है स्टीरियोटाइप्ड रिजिडिटी। कन्वर्जेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? पहले मतलब समझो। कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी अभिसारी चिंतन। क्या है? अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन में क्या होता है? एक जगह मतलब इसमें नैरो थिंकिंग होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग को दूसरे वर्ड्स में समझा जाए तो नैरो थिंकिंग होती है। ऑप्शन बी है डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसमें अपसारी चिंतन होता है, यानी नए नए आइडिया क्रिएट किए जाते हैं और कुछ नया सोचा जाता है, नया तरीका निकाला जाता है किसी भी चीज़ के लिए। ऑप्शन सी है कन्फर्म थिंकिंग, ये ग्रुप थिंकिंग से इफेक्ट होती है कन्फर्म थिंकिंग। ऑप्शन डी है स्टीरियोटाइप थिंकिंग, यानी किसी पुरानी रीति रिवाज पर लगातार चले आ रहे हैं अंधाधुंध आंखें बंद करके। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग भी नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने हेल्दी वे पूछा है। कन्फर्म थिंकिंग भी नहीं है और स्टीरियोटाइप थिंकिंग भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट में कुछ नए आइडिया आते हैं, कुछ नया तरीका निकाला जाता है सोचकर। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक हेल्दी वे है सोचने का, और इसमें आदमी
आंखें बंद करके सिर्फ एक ही पाथ पर जो चला आ रहा है लगातार उसी पर नहीं चलता रहता, कुछ नया रास्ता निकालता है। फिर नेक्स्ट है टीचर्स हु प्रमोट्स डाइवर्जेंट थिंकिंग इन देयर क्लासेस टेंड्स टू डू दिस। जो टीचर हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग को अपनी क्लासरूम में प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। टेंड्स टू डू मतलब वे वास्तव में क्या करना चाहते हैं? ऑप्शन ए है सेटिस्फाई देयर ईगो, अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। ऑप्शन बी मेंटेन देयर स्टेटस, अपना जो स्टेटस स्तर है जो क्लास में उसको बनाए रखना चाहते हैं। ऑप्शन सी रिड्यूस अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कशन, या फिर जो आपस में बातचीत करने की जो अवसर हैं उनको कम करना चाहते हैं। ऑप्शन डी एनकरेज इंडिपेंडेंट थिंकिंग, या फिर इंकरेज करते हैं जो स्वयं से सोचने की, जो बच्चा खुद से सोचे, यानी किसी दूसरे के विचार उसको उस पर हावी ना हो, वो खुद से अपना डिसीजन ले, कुछ नए विचार वो सामने रखे। तो डाइवर्जन का मतलब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कुछ नया क्रिएट करना, तो टीचर यही चाहता ना कि बच्चा खुद से कुछ नया करे, इंडिपेंडेंट होकर सोचे, स्वतंत्र रूप से वो थिंक करे, तो उस चीज को इंकरेज करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं एन इम्पोर्टेंट स्टेज इन्वॉल्व इन क्रिटिकल रीडिंग इज। अब ये पूछा गया कि जो आलोचनात्मक पठन है उसमें कौन सी स्टेज शामिल होती है। फर्स्ट ऑप्शन है डिसाइडिंग वेदर द एविडेंस सपोर्ट्स द कंक्लूजन, ये डिसाइड करना कि एविडेंस सपोर्ट कर रहे हैं जो निष्कर्ष दिया गया है या नहीं उसे। ऑप्शन बी है ब्लाइंडली एक्सेप्टिंग द लाइन ऑफ रीजनिंग, या फिर आंखें बंद करके जो भी रीजन दे दिया गया उसको एक्सेप्ट कर लेना। फिर है ऑप्शन सी एन अनक्वेश्चनिंग एटीट्यूड, यानी कुछ क्वेश्चन ही नहीं करना, कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं देना उस चीज को। ऑप्शन डी है रिजिड कन्फर्मिटी, या फिर रिजिड का मतलब क्या होता है? एक तरह से इसका मतलब होता है रिजिड कन्फर्मिटी का मतलब जो नियम है उनको उन पर ही चलना, उनको लेकर मतलब कठोर धारणा होना। फिर इसके अकॉर्डिंग क्रिटिकल में क्या होता है? हम आलोचना में क्या करते हैं? किसी इंसान की आलोचना करते हैं, अगर वो हमें गलत लग रहा है तो हम क्वेश्चन करते हैं, उससे पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो आलोचना में क्या होता है कि डिसाइड करते हैं हम वेदर द एविडेंस सपोर्ट द कंक्लूजन, कि जो एविडेंस दिए गए हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी अंधाधुंध होके उनके विचारों पर नहीं चलेंगे। फिर नेक्स्ट आता अ लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड ऑफ अ प्यूपिल्स एजुकेशनल हिस्ट्री इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड डैश रिकॉर्ड। ऑप्शन ए है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो की डेफिनेशन हमने पीछे ही पढ़ी है, बच्चे की परफॉर्मेंस वगैरह को ध्यान में रखती हैं। सेकंड है सर्वे, ऑप्शन 3 है क्यूमुलेटिव, ऑप्शन डी है फॉर्मेटिव। इसमें क्या होगा? अ लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड ऑफ पीपल्स एजुकेशन हिस्ट्री इज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। उसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। जो बच्चे की एजुकेशन हिस्ट्री होती है उसको क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं। फिर नेक्स्ट में आती हैं स्टूडेंट परफॉर्मेंस दैट इज फर्स्ट असेस्ड इन टर्म ऑफ मार्क्स एंड देन ट्रांसफॉर्म इनटू लेटर ग्रेड इज नोन एज। इसमें पूछा गया स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जिसको पहले असेस किया गया मार्क्स के रूप में एंड देन ट्रांसफॉर्म इनटू लेटर ग्रेड, फिर लेटर्स के फॉर्म में, जैसे ए दे दिया, ए टू ई ग्रेड में से कोई भी ग्रेड दे दी गई मार्क्स के अकॉर्डिंग। फिर इसके ऑप्शन है डायरेक्ट ग्रेडिंग। डायरेक्ट ग्रेडिंग में क्या होता है? मार्क्स नहीं दिए जाते, डायरेक्ट ग्रेड्स दी जाती हैं। इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। सी एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। ऑप्शन डी है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में क्या होता है? जैसे बच्चे को मार्क्स दे दिए गए, इन बच्चों को कि 100 का एग्जाम था, 90 to 100 के बीच में है उनको A+ दे दिया गया, और जो 80 to 90 है उनको A ग्रेड दे दिया गया। ऐसे ही मार्क्स को किस में चेंज कर दिया? ग्रेड में। तो ये किसके अंतर्गत आता है? एब्सोल्यूट ग्रेडिंग के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट आती हैं विच ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिस्क्राइब्ड अंडर लर्निंग डिसेबिलिटी।
अब जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनमें से कौन सा लर्निंग डिसेबिलिटी को डिस्क्राइब करता है? फर्स्ट है रिस्क टेकिंग, सेकंड है डिसऑर्डर्स ऑफ अटेंशन, ऑप्शन सी है ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शन डी है माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या फिर जो अल्प होती है इंटेलेक्चुअल बौद्धिक अक्षमता वो। तो लर्निंग डिसेबिलिटी, इसकी आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। डेफिनेशन क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है और इसमें क्या होता है कि IQ पर डिपेंड नहीं करता। इस चीज़ में बच्चे का IQ नॉर्मल भी हो सकता है लेकिन फिर भी उसको लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। और ADHD ये एक बिल्कुल ही अलग डिसऑर्डर है और रिस्क टेकिंग बिहेवियर नहीं होता इसमें क्या होता है? अटेंशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टरिस्टिक्स है डिसऑर्डर्स ऑफ अटेंशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। फिर नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉमन ओरल रीडिंग प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू साल्विया एंड येस्लेडाइक। इसमें साल्विया और येस्लेडाइक के अकॉर्डिंग ओरल रीडिंग प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट है कमीशन है फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी है ओमिशन, ऑप्शन सी है हेजिटेशन, ऑप्शन डी है इन्वर्जन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो साल्विया और येस्लेडाइक ने इसके बारे में नहीं बताया है। उनके अकॉर्डिंग ओमिशन, हेजिटेशन और इन्वर्जन होती हैं कॉमन रीडिंग प्रॉब्लम, ओरल रीडिंग प्रॉब्लम। तो इसका राइट आंसर क्या है जो नहीं है? कमीशन। इसको आगे डिटेल में देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो एक्सप्लेन कर रखा है उन दोनों की, साल्विया के अकॉर्डिंग ओमिशंस, इंसर्शन यानी किसी चीज को इंसर्ट करना, ओमिशन मतलब किसी चीज को स्किप करना, हटाना, सब्स्टिट्यूशन यानी एक जगह को एक मतलब चीज दी गई है उसको रिप्लेस कर देना दूसरी चीज से, अदर मीनिंगफुल वर्ड से। जैसे कोई वर्ड दिया गया उसको अदर मीनिंगफुल वर्ड से रिप्लेस कर देना। फिर ग्रॉस मिसप्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड, हेजिटेशन, इन्वर्जन, द स्टूडेंट चेंजेस द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स अपीयरिंग। इसमें बच्चा क्या करता है? वर्ड्स को चेंज कर देता है, इसमें ऐड नहीं करता। इंसर्शन और इन्वर्जन में फर्क है। इंसर्शन में क्या होता है कि ऐड कर देता है बच्चा, और इन्वर्जन में क्या होता है? स्टूडेंट ऑर्डर ही चेंज कर देता है सेंटेंस का या वर्ड का। ठीक है, तो ये देखो उनके अकॉर्डिंग कौन कौन सी हैं? ओमिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, इंसर्शन है, ग्रॉस मिसप्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड है, हेजिटेशन है, इन्वर्जन है। तो इसका मतलब कमीशन इसमें कहीं नहीं दिया गया, तो इसमें राइट आंसर लास्ट वाले में नहीं पूछा गया था, तो उसका क्या था राइट आंसर? कमीशन, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट चलते हैं, एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू यूज सेंसरी फीडबैक टू गाइड फिजिकल मूवमेंट इज रेफर्ड टू एज। अब इसमें पूछा गया है कि इंडिविजुअल्स एबिलिटी, एक इंडिविजुअल की एबिलिटी टू यूज सेंसरी फीडबैक, जो हमारी सेंसेस है उनसे फीडबैक लेना अपनी फिजिकल मूवमेंट्स को मार्गदर्शित करने के लिए। फर्स्ट है लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सेकंड है प्रोसेसिंग स्पीड, थर्ड है रैपिड ऑटोमेटाइज्ड नेमिंग, ऑप्शन 4 है परसेप्चुअल मोटर प्रोसेसिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परसेप्चुअल मोटर प्रोसेसिंग। हम अपनी सेंसेस के थ्रू मीनिंग गेन करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी मोटर स्किल्स है उनका हम यूज करेंगे मोमेंट से रिलेटेड, गतिक कौशलों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, परसेप्चुअल मोटर प्रोसेसिंग। फिर नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ दीज विल नॉट बी कंसिडर्ड अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिस्कशन। इनमें से क्या डिस्कशन का एक कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है? ऑप्शन ए है बॉडी ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन बी है इवेल्युएशन, ऑप्शन सी है द प्रॉब्लम, ऑप्शन डी है डिस्करेज रेलिवेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिस्कशन मतलब क्या होता है? बातचीत, जब डिस्कशन करते हैं आपस में बातचीत करते हैं उसका घटक कंपोनेंट क्या नहीं है,
बॉडी ऑफ लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाता है, मूल्यांकन पे भी ध्यान दिया जाता है, प्रॉब्लम्स भी हैं इसका, लेकिन डिस्करेज रेलिवेंट क्वेश्चन, इसमें डिस्कशन में रेलिवेंट क्वेश्चंस को डिस्करेज नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट आते हैं, यूजिंग टेक्नोलॉजी एज अ टूल, कंप्यूटर आर ऑफन सेड टू प्ले 3 रोल्स एक्सेप्ट दैट ऑफ प्यूपिल। ऑप्शन ए है प्यूपिल, ऑप्शन बी है टीचर, ऑप्शन सी है ट्यूटर एंड ऑप्शन डी है टूल। देखो बेटा, लास्ट से देखते हैं टूल क्या है। कंप्यूटर एक टूल के रूप में ही यूज किया जाता है। एज अ टीचर भी हम यूज करते हैं। मान लो किसी को कुछ समझना है, जैसे अभी मैं आपको के लिए वीडियो डाल रही हूँ, आप इसको पढ़ोगे, तो कंप्यूटर आपके लिए क्या काम कर रहा है? एज अ टीचर और एज अ ट्यूटर काम कर रहा है आपके लिए। तो आंसर क्या रहेगा? प्यूपिल। प्यूपिल का काम नहीं करता, एक छात्र का काम नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्यूपिल। द टेक प्रोग्राम हैज बीन स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर चिल्ड्रन विद। ऑप्शन ए है ऑटिज्म, ऑप्शन बी है सेरेब्रल पाल्सी, ऑप्शन सी है स्टटरिंग, ऑप्शन डी है डेफ ब्लाइंड कंडीशन। ये कहा गया कि ये जो टेक प्रोग्राम है ये स्पेशली किन बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वालों के लिए किया गया है, सेरेब्रल पाल्सी के लिए किया गया है, मस्तिष्क पक्षाघात कहते हैं जिसको, स्टटरिंग के लिए जैसे हकलाते हैं उसके लिए किया गया है, या फिर डेफ ब्लाइंड के लिए यूज किया गया है, वाक बधिर, सॉरी डेफ ब्लाइंड में मतलब जो बच्चा सुन नहीं सकता और देख नहीं सकता, उनके लिए यूज किया गया है। तो ये किसके लिए है ये प्रोग्राम? ऑटिज्म के लिए। जिन बच्चों को ऑटिज्म है, ऑप्शन ए राइट है, ऑटिज्म के लिए यूज किया जाता है, डिजाइन किया जाता है इस प्रोग्राम को। फिर नेक्स्ट है, दिस कंसेप्ट मीन्स दैट ऑल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ सीवियरिटी ऑफ द डिसेबिलिटी विल बी एजुकेटेड इन जनरल एजुकेशन। ये कहा गया है कि बच्चे की, ऐसा वो कंसेप्ट, इनमें से क्या है नीचे वाले जो ऑप्शन दिए गए हैं जो डिसेबल्ड बच्चों के लिए है, रिगार्डलेस ऑफ, इस चीज को ध्यान में ना रखते हुए कि बच्चे की डिसेबिलिटी की सीवियरिटी क्या है। एक जनरल स्कूल में एजुकेशन की व्यवस्था है, तो वो क्या है? इनमें से ऑप्शन ए है मेन स्ट्रीमिंग, ऑप्शन बी है इंक्लूजन समावेशन, ऑप्शन सी है पार्शियल इंक्लूजन आंशिक समावेशन, डी है फुल इंक्लूजन पूर्णतः, क्या आएगा? पूर्णतः इंक्लूजन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इंक्लूजन समावेशन। नेक्स्ट है, द सिचुएशन वेयर अ रेनफोर्सर लूजेज इट्स इफेक्टिवनेस इज नोन एज। सिचुएशन जहां पर रेनफोर्सर की इफेक्टिवनेस क्या है? लूज हो जाती है, कम हो जाती है, किस प्रोसेस में होती है? ऑप्शन ए सैटिएशन, ऑप्शन बी है एवर्सिव स्टिमुलस, ऑप्शन सी है टोकन रेनफोर्समेंट, ऑप्शन डी है इंटेंजिबिलिटी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सैटिएशन। सैटिएशन में क्या होता है? रेनफोर्सर अपनी इफेक्टिवनेस, अपनी प्रभाविता खो देता है। नेक्स्ट है, व्हेन अ बिहेवियर इज कॉन्शियसली exhibited in the hope that it will be imitated, this is referred to as। imitation मतलब पता है बिहेवियर जो हम कर रहे हैं इस उम्मीद से कर रहे हैं कि इसको इमिटेट किया जाएगा, इसका अनुकरण किया जाएगा, नकल की जाएगी, दिस इज रेफर्ड टू एज टोकन रेनफोर्समेंट, सैटिएशन। सैटिएशन तो आपने पीछे ही पढ़ा है। ऑप्शन सी है शेपिंग, ऑप्शन डी है मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी। मॉडलिंग में क्या होता है? इमिटेशन की जाती है। एक मॉडल के रूप में इंसान काम करता है और बच्चे से जो भी उसका गोल बिहेवियर है उसको अचीव कराने के लिए मॉडलिंग की जाती है। फिर नेक्स्ट है, द पेडागोजी एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी फॉर आर्ट एजुकेशन जनरली इज। जो पेडागोजी और टीचिंग मेथोडोलॉजी है आर्ट एजुकेशन की, वो क्या है वास्तव में? ऑप्शन ए है पैसिव लर्निंग, ऑप्शन बी एक्टिव बेस्ड लर्निंग है, ऑप्शन सी है वोकेशनल लर्निंग, ऑप्शन डी है डायलॉजिक लर्निंग। तो क्या होता है आर्ट में? हम एक्टिविटी बेस्ड
सब कुछ काम करते हैं, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? बी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। डायलॉजिक में क्या होता है? डायलॉग से रिलेटेड होती है, ये बोलने से रिलेटेड होती है। फिर नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द हाईएस्ट गोल ऑफ एनी आर्ट फॉर्म? हाईएस्ट गोल क्या होता है किसी भी आर्ट फॉर्म का? फर्स्ट है ह्यूमन रिलेशन, बी है बॉन्ड्स ऑफ लव, ऑप्शन सी है एस्टेब्लिशिंग न्यू पेडागोजी, ऑप्शन डी है सेल्फ रियलाइजेशन। इसमें सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सेल्फ रियलाइजेशन होती है। फिर नेक्स्ट है चेंज इन द इंडिविजुअल्स थॉट, इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज कंप्राइज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस? जो चेंजेज होते हैं इंडिविजुअल थॉट्स में, इंटेलिजेंस में, लैंग्वेज में, वो किस प्रोसेस के अंतर्गत होती हैं? ऑप्शन है कॉग्निटिव, ऑप्शन बी है सोशल इमोशनल, ऑप्शन सी है बायोलॉजिकल, ऑप्शन डी है साइकोलॉजिकल। तो जो हमारे थॉट्स वगैरह इंटेलिजेंस है वो किससे रिलेटेड होती है? हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड होती है। और लैंग्वेज किस में आते हैं? हमारे कॉग्निशन में आते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है। साइकोलॉजिकल में हमारा बिहेवियर वगैरह आ जाता है। नेक्स्ट है डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर दैट इज मार्क्ड बाय हॉस्टाइल, नेगेटिव एंड डिफेंट बिहेवियर इज ऑल्सो टर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? अब इसमें कहा गया ऐसा डिसरप्टिव बिहेवियर, जो बिहेवियर डिसऑर्डर जो मार्क करता है बाय हॉस्टाइल नेगेटिव, मतलब जिसमें नेगेटिव होता है बिहेवियर, वो कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए है कंडक्ट डिसऑर्डर, ऑप्शन बी अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑप्शन सी है ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, ऑप्शन डी है एग्रेसिव डिसऑर्डर। जो एग्रेसिव डिसऑर्डर है वो भी एक डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर ही है, लेकिन ये ऑलवेज नेगेटिव नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑपोजिशनल, जिसका नाम ही अपोजिट हो गया, ऑपोजिशनल आ गया, जिसमें मतलब विरोधाभास आ गया, तो वो क्या होगा? वो नेगेटिव ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। नेक्स्ट आते हैं द डेवलपमेंटल प्रिंसिपल दैट टेंड्स टू प्रोसीड फ्रॉम हेड डाउनवर्ड्स इज नोन एज। इसमें कहा गया है जिसमें विकास जो है इंसान का सिर से पैर की तरफ होता है, यानी सिर से नीचे की तरफ होता है। और एक डेवलपमेंटल प्रिंसिपल और है जिसमें अंदर से केंद्र से बाहर की तरफ होता है, अंदर से बाहर की तरफ होता है। और इसमें ऑप्शन दे रखी है मैचुरेशन, ऑप्शन बी है सेफलोकोडल, ऑप्शन सी है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ऑप्शन सी है कॉग्निशन। इसमें जो मैचुरेशन क्या है? ये परिपक्वता से रिलेटेड है। ऑप्शन डी क्या? कॉग्निशन संज्ञान है, हमारी इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ऑप्शन बी क्या है? सेफलोकोडल। सेफलोकोडल में क्या होता है? ये एक डेवलपमेंटल प्रिंसिपल है। इसमें क्या होता है? सिर से पैर की तरफ विकास होता है। और इसमें क्या पूछा गया है? सिर से पैर की तरफ विकास। तो आंसर इसका राइट क्या होगा? ऑप्शन बी, सेफलोकोडल। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल में होता है स्मिप से दूर की ओर, स्मिप से दूर की ओर, यानी अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, जैसे हमारी जो ग्रॉस मोटर्स हैं वो पहले डेवलप होती है, स्किल्स फाइन मोटर्स बाद में होती है। हम मतलब चीज़ों को पहले पकड़ना सीखते हैं, लिखना बाद में सीखते हैं। हमारे जैसे फिंगर्स हैं उनकी पकड़ बाद में बनती है। नेक्स्ट आते हैं द फर्स्ट 2 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड? जो कंसेप्शन के बाद के, गर्भावस्था से बाद के 2 वीक होते हैं वो किस पीरियड के नाम से जाने जाते हैं? जाइगोटिक, फेटल, कोडल एंड ऑप्शन डी है जर्मिनल। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट में आते हैं मैस्लो एम्फेसाइज्ड बेसिक फिजिकल नीड्स अंडर विच अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी। अब ये पूछा गया कि मैस्लो ने जो बेसिक आधारभूत जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो किस अप्रोच के, साइकोलॉजिकल अप्रोच के अंतर्गत रखी हैं? ऑप्शन ए बिहेवियरिज्म, ऑप्शन बी बायोलॉजिकल, ऑप्शन सी ह्यूमनिज्म, ऑप्शन डी कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो इन्होंने किसके अंतर्गत रखी है? ऑप्शन सी
ह्यूमनिज्म के अंतर्गत, किसके अंतर्गत रखी हैं? ह्यूमनिज्म के अंतर्गत रखी हैं इन्होंने बेसिक फिजिकल नीड्स। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू रिस्ले रेशियल क्लासिफिकेशन विच ऑफ दीज डिस्क्रिप्शंस बेस्ट फिट द आर्यो द्रविडियन। इसमें जो रेशियल क्लासिफिकेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू रिस्ले, तो आर्य उसके अंतर्गत जो आर्यो द्रविडियंस हैं वो किस डिस्क्रिप्शन में बेस्ट फिट करती हैं? ऑप्शन ए है पीपल हैविंग दिस स्ट्रेन इन देयर ब्लड आर मेनली फाउंड इन बलूचिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये इन्होंने कहा कि जो आर्य द्रविडियंस हैं वो क्या है, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में मेनली पाई जाती हैं। आपको आर्य द्रविड़ का पता होना चाहिए, आपने ये हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ऑप्शन बी है दे आर मेनली फाउंड इन यूपी एंड बिहार। ऑप्शन सी दिस स्ट्रेन इज मेनली फाउंड इन ईस्ट पंजाब, राजस्थान एंड कश्मीर। ऑप्शन डी इट इज मिक्स्ड रेशियल टाइप ऑफ स्काइथियन एंड द्रविडियन। तो इसका राइट आंसर क्या है? दे आर मेनली फाउंड ऑन ऑप्शन बी, दे आर मेनली फाउंड इन यूपी एंड बिहार। और ये जो ऑप्शन डी दिया गया है इट इज अ मिक्स्ड रेशियल टाइप ऑफ स्कैथियन एंड द्रविडियन। द्रविडियन है इसके टाइप में, क्योंकि देखो नाम ही आया हुआ है। तो स्कैथियन के जगह क्या आएगा? इंडो आर्यंस हैं जो उनमें से आए हुए हैं, ये उनसे मैच है, मिक्स्ड है उनकी। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ दीज सोशल इंस्टीट्यूशंस इज अ यूनिट ऑफ डिविजन, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन वाइल ऑल्सो promoting a strong community consciousness। इसमें क्या कहा गया है कि ऐसी सामाजिक संस्था जो कि इकाई है डिवीजन की, विभाजन की, डिस्क्रिमिनेशन की, विभिन्नता की, एंड एक्सक्लूजन की, अलगाव की, वाइल ऑल्सो प्रमोटिंग, जबकि फिर भी वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कॉन्शियस, जागरूकता को मतलब बढ़ावा देती है समुदाय में। ऑप्शन ए है क्लास, ऑप्शन बी है एजुकेशन, ऑप्शन सी है कास्ट, ऑप्शन डी है सोसाइटी। इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, इस मेरे आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, सोसाइटी। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ कल्चर। इनमें से क्या कल्चर का, संस्कृति का डायमेंशन नहीं, आयाम नहीं है? एजुकेशन वर्सेस सोशल क्लास, ऑप्शन बी है यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पार्टिकुलरिज्म, ऑप्शन सी है स्पेसिफिक वर्सेस डिफ्यूज, एंड ऑप्शन डी है न्यूट्रल वर्सेस इमोशनल। आपने कल्चर के डायमेंशंस पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप नेट पे सर्च करना, आपको मिल जाएंगे डायमेंशंस कल्चर के। उसमें जो इंक्लूड डायमेंशन में नहीं है वो है ऑप्शन ए, एजुकेशन वर्सेस सोशल क्लास। फिर नेक्स्ट आते हैं वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स इज यूज टू डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सोशल रिलेशनशिप का जाल है वो उसको बेस्ट डिस्क्राइब क्या करता है? ऑप्शन ए द नेशन, ऑप्शन बी सोशल क्लास, ऑप्शन सी सोसाइटी, ऑप्शन डी कास्ट। तो इसको बेस्ट डिस्क्राइब क्या करता है? सोसाइटी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं a condition where there is redness, itching, burning and discharge in eyes is known as। ऐसी अवस्था जिसमें कि आंखों के अंदर इचिंग होती, खुजली होती, रेडनेस, लाल हो जाती है, जलन होती है, या फिर आई से डिस्चार्ज मतलब कुछ निकलता रहता, पानी निकले या कुछ येलोइस लिक्विड निकले, तो ये किस कंडीशन में होता है? ऑप्शन ए कंजक्टिविटिस, ऑप्शन बी कोरेनियल डिजीज, ऑप्शन सी रेटिनल डिजीज, ऑप्शन डी ग्लूकोमा। इसका राइट आंसर क्या होगा? मैंने ये आपको एक वीडियो में मैं करा चुकी हूँ, आपको विजुअल इंपेयरमेंट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है, आईज से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है, ये मैं आपको करा चुकी हूँ, और मैं वो वीडियो आपको लिंक में नीचे शेयर कर दूंगी। आप देख सकते हो कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं किसी भी आई डिजीज के, मैंने इसके साथ आपको करा रखा है। इसका राइट आंसर क्या है? कंजक्टिविटीज, ऑप्शन ए, कंजक्टिवा बोलते हैं जिसको, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं द करेक्ट सीक्वेंस फॉर इलनेस रिलेटेड फिनोमिनन इज।
जो इलनेस से रिलेटेड करेक्ट सीक्वेंस क्या है। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है ए डिजीज, पहले डिजीज, फिर इम्पेयरमेंट, फिर डिसेबिलिटी, फिर हैंडीकैप। फिर ऑप्शन बी दे रखा इम्पेयरमेंट, डिजीज, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप। ऑप्शन सी दे रखा डिजीज, डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप। ऑप्शन डी दे रखा हैंडीकैप, डिसेबिलिटी, डिजीज, इम्पेयरमेंट। ये भी मैं आपको एक वीडियो स्पेशल इसी के ऊपर मैंने कराई है, उसका भी मैं लिंक नीचे आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। इनकी डिटेल के साथ मैंने उनको कराया इस सीक्वेंस को। इसका राइट आंसर क्या है यहाँ पे, डिजीज। इलनेस में क्या होता है, सबसे पहले डिजीज होती है, फिर इम्पेयरमेंट, फिर डिसेबिलिटी एंड फिर हैंडीकैप। इनका हिंदी मीनिंग भी, मतलब इनमें डिफरेंस भी, कई बार क्या है इंसान इनको सेम मान लेते हैं, सिमिलर मान लेते हैं, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप को, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग इनसे अलग अलग अर्थ निकलते हैं। आप इसको वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इन विच ऑफ दीज कंडीशंस देयर इज इंक्रीज्ड इंट्राकुलर प्रेशर। अब इसमें देखो एक और आई कंडीशन दे दी है जिसमें इंट्राकुलर प्रेशर, आंख में दबाव बढ़ जाता है, आंतरिक दबाव बढ़ जाता है। ऑप्शन ए क्या है, कोरोनियल अल्सर। ऑप्शन बी है इरिटिस। ऑप्शन सी है कैटरेक्ट। ऑप्शन डी है ग्लूकोमा। तो हमारा किसमें प्रेशर बढ़ता, आइज में प्रेशर किसमें बढ़ता है, ऑप्शन डी। किसमें बढ़ता है, ऑप्शन डी, ग्लूकोमा में इंट्राकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। ये भी जो वीडियो में लास्ट वाली बता रही थी आपको आइज डिजीज से रिलेटेड, उसमें आप देख सकती हैं। हाउ मैनी मसल्स आर देयर इन ईच आइज दैट हेल्प्स कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। ये है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 मसल्स होती हैं। ये भी मैंने आपको जो विजुअल इम्पेयरमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो मैंने डाले हैं, आई थिंक 20 के अराउंड हैं एमसीक्यूज विजुअल इम्पेयरमेंट से रिलेटेड। वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पे इसको डिटेल में देख सकती हैं उनके नाम के साथ। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ दीज कांट बी कॉल्ड लेवल ऑफ कंसेप्ट। अब इनमें से लेवल ऑफ कंसेप्ट क्या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन मेमोरी, ऑप्शन बी है फंक्शनल, ऑप्शन सी है कॉन्क्रीट, ऑप्शन डी है एब्स्ट्रैक्ट। इनमें मैंने ये भी आपको विजुअल इम्पेयरमेंट में जो बच्चा है उसमें कंसेप्ट फॉर्मेशन के उसमें कराया है आपको, एक विजुअल इम्पेयर्ड चाइल्ड में कैसे कंसेप्ट फॉर्मेट किया जाता है। तो उसमें मैंने आपको कंसेप्ट फॉर्मेशन के लेवल्स भी कराए हैं। उसमें मैंने 3 लेवल्स कराए हैं, फंक्शनल, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो क्या नहीं है पूछा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए मेमोरी। क्या होगा, मेमोरी। ये टीचिंग का एक है लेवल, टीचिंग में लेवल है मेमोरी एक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द 5 सेंसेस इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग स्पाशियल रिलेशनशिप एंड स्पाशियल इमेजरी। अब इसमें पूछा गया है कि 5 सेंसेस में से कौन सी सेंस है जो स्थानिक जो रिलेशनशिप है या इमेजरी है, स्थानिक इमेजरी है, उसको समझने में मदद करती है। ऑप्शन ए है टच, ऑप्शन बी है स्मेल, ऑप्शन सी है हियरिंग, ऑप्शन डी है विजन, यानी जिसमें दूरी का अंदाजा हो जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, स्मेल से नहीं होता, वो किससे होता है, विजन से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विजन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आते हैं, when a child has problem expressing herself using spoken language and also has problem understanding what people say, it is known as dash language disorder। ऑप्शन ए है एक्सप्रेसिव, ऑप्शन बी है रिसेप्टिव, ऑप्शन सी है मिक्स्ड रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव, ऑप्शन डी है फोनोलॉजिकल। इसमें क्या कहा गया है कि जब बच्चे को एक्सप्रेस करने में दिक्कत आती है लैंग्वेज को, यानी बोलने में, क्या करने में, बोलने में, एंड ऑल्सो हैज़ प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंडिंग, और साथ ही क्या, समझने में, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती है, तो उसको क्या कहते हैं, कौन सा लैंग्वेज डिसऑर्डर होगा, वो दोनों, ऑप्शन सी मिक्स्ड रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाइंग एंड प्रोवाइडिंग सर्विस फॉर चिल्ड्रन हियरिंग लॉस इज नोन एज। जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं हियरिंग लॉस पर्सन को, बच्चे को, वो क्या होती हैं, फैमिली ट्रेनिंग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऑडियोलॉजी, ऑप्शन सी असिस्टिंग टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी फिजिकल थेरेपी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑडियोलॉजी। ये मैं आपको एक वीडियो में हियरिंग इम्पेयरमेंट का अभी फर्स्ट पार्ट डाला है, सेकेंड पार्ट में मैं आपको कराऊंगी ऑडियोग्राम के साथ कि ऑडियोलॉजी क्या है।
इसका राइट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट पर चलते हैं। पजल बिल्डिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, ग्राफ्स एंड पेंटिंग आर सम ऑफ द स्किल्स यूजफुल इन लर्नर्स विच डैश इंटेलिजेंस। अब इसमें पूछा है कि पजल बिल्डिंग और रीडिंग यानी पठन, अंडरस्टैंडिंग ग्राफ्स, ग्राफ्स को समझना, एंड पेंटिंग, और जो पेंटिंग है, आर सम ऑफ द स्किल्स यूजफुल इन लर्नर विच डैश इंटेलिजेंस, जिनकी इंटेलिजेंस डैश है। ऑप्शन ए है वर्बल, वर्बल में क्या होता है? मौखिक। ऑप्शन बी लिंग्विस्टिक, ऑप्शन सी विजुअल, ऑप्शन डी काइनेस्थेटिक। यहां राइट आंसर होगा विजुअल। ये अधूरा है यहाँ पर। वर्बल में भी क्या है? पजल बिल्डिंग नहीं होता है। जो विजुअल लिंग्विस्टिक होती है वो एक इंटेलिजेंस है इकट्ठी, जो 9 है गार्डनर की इंटेलिजेंस दे रखी हैं उनमें से। तो काइनेस्थेटिक में क्या होता है? मूवमेंट से रिलेटेड होती है। विजुअल स्पाशियल, यहाँ पे ऑप्शन क्या होना था? विजुअल स्पाशियल। ऑप्शन सी क्या होना था? विजुअल स्पाशियल। मतलब जो दृश्य स्थानिक जो बुद्धिमत्ता होती है, इंटेलिजेंस होती है, वो इसमें यूजफुल होती है। फिर नेक्स्ट आते हैं, बेसिक एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग डज नॉट इंक्लूड। जो बेसिक एक्टिविटीज होती हैं डेली लिविंग की, उनमें क्या इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन ए है राइटिंग, ऑप्शन बी है ईटिंग, ऑप्शन सी है एलिमिनेशन, ऑप्शन डी है ड्रेसिंग। तो इसमें ये तो बहुत ही इजी, आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि राइटिंग क्या है। एक डेली बेसिक्स की एक्टिविटी नहीं है, डेली लिविंग में नहीं आती है, डीएलएस में नहीं आती है। मैंने डीएलएस भी आई थिंक शायद कराया है वीआई बच्चों के लिए। जब डीएलएस स्किल देखते हैं तो मैंने शायद उसमें कराया है आपको। उसमें क्या आता है? ईटिंग हैबिट्स होती हैं, वो डेवलप की जाती है। ड्रेसिंग, बच्चा ड्रेसिंग कर पाता नहीं कर पाता तो उसको इम्प्रूव करना होता है। एलिमिनेशन में क्या आती हैं? एलिमिनेशन में मतलब बच्चे की, जैसे यूरिन पास करना आता है, बच्चे को नहीं आता, ये चीज़ें एलिमिनेशन में आती हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या है? डेली लिविंग स्किल्स में क्या नहीं आता है? राइटिंग। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दीज इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी कम्युनिकेशन अमंग चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज। अब इनमें से क्या जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज बच्चे हैं उनमें संप्रेषण से रिलेटेड एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है? ऑप्शन ए है असेसमेंट, ऑप्शन बी है इवेल्युएशन, ऑप्शन सी है सब्सटीट्यूशन, ऑप्शन डी है इमिटेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सब्सटीट्यूशन। किसी चीज के साथ सब्सटीट्यूट, रिप्लेस कर देना। मतलब अगर बच्चा समझ नहीं पा रहा है तो कोई सब्सटीट्यूट ढूंढना उसके लिए। फिर नेक्स्ट आता है, अ मैकेनिकल डिवाइस फिटेड टू द बॉडी टू मेंटेन इट इन एनाटॉमिकल और फंक्शनल पोजीशन इज नोन एज। इसमें क्या कहा गया है कि एक ऐसी डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस जो बॉडी में को मेंटेन करने के लिए, बॉडी में अपनी मतलब जो पार्ट्स है उसको मेंटेन करने के लिए फंक्शंस को, वो क्या है? प्रोथेसिस, क्रचेस, ऑर्थोसिस, एंड ऑप्शन डी है वॉकर। क्रचेस क्या होते हैं? जो मतलब वो हाथ में पकड़ के इंसान चलता है। वॉकर्स एंड ऑर्थोसिस। इसका राइट आंसर क्या है? ऑर्थोसिस। ऑर्थोसिस को यूज किया जाता है, एक मैकेनिकल डिवाइस होती है ये, जो कि एनाटॉमिकल फंक्शंस को या पोजीशंस को मेंटेन रखती है बॉडी की। और प्रोथेसिस क्या होता है? प्रोथेसिस जैसे ये स्पिंट, जो भी आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स होते हैं वो प्रोथेसिस में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, अ स्प्लिंट इज अ टाइप ऑफ। अ स्प्लिंट इज अ टाइप ऑफ क्या है? ऑप्शन ए है अपर लिम्ब ऑर्थोसिस, बी है कास्टर कार्ट, ऑप्शन सी है कैलिपर, ऑप्शन डी है एंकल फुट ऑर्थोसिस। इसमें पूछा गया स्प्लिंट किसका टाइप है? हिंदी में स्प्लिंट को क्या कहते हैं? खपची, जो लकड़ी वगैरह की बनी होती है या फिर प्लास्टिक की बनी होती है। इसमें क्या होता है
ये कास्टर कार्ट होती है, ये मतलब बच्चे को बिठाया जाता है इसमें, वुड की बनी होती है, ये प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है। और एंकल फुट ऑर्थोसिस में क्या होता है, जो पैर में मतलब फुट में मूवमेंट के लिए डाला जाता है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपर लिम्ब ऑर्थोसिस, आर्म में मतलब आर्म में डाली जाती है, बाह में, बाजू में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्न में से कौन सी जो कथन है वो सत्य है। ऑप्शन ए, जेनेटिक डिसऑर्डर डू नॉट कॉज ब्लाइंडनेस। ऑप्शन बी है, डेफ ब्लाइंड पीपल कांट कम्युनिकेट। ऑप्शन सी है, लर्निंग टेक्स प्लेस बेस्ट इन द क्लासरूम। ऑप्शन सी है, चिल्ड्रन विद डेफ ब्लाइंडनेस कैन बी ट्रेन्ड। इसमें पहला ऑप्शन क्या कहा कि जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज नहीं कर सकते ब्लाइंडनेस को, ये भी गलत है, कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो ये आंसर गलत है। ऑप्शन बी है, डेफ ब्लाइंड पीपल कांट कम्युनिकेट, कि डेफ ब्लाइंड पीपल कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है, लर्निंग टेक्स प्लेस बेस्ट इन द क्लासरूम, की लर्निंग है सबसे ज़्यादा अच्छी क्लासरूम में होती है, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी है, चिल्ड्रन विद डेफ ब्लाइंड कैन बी ट्रेन्ड, हाँ इनको ट्रेन किया जा सकता है, तो आंसर राइट क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट में आते हैं फिर, द फंक्शनल करिकुलम अप्रोच फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है, पास्ट नीड ऑफ द चिल्ड्रन। ऑप्शन बी है, पास्ट एंड करंट नीड्स। ऑप्शन सी है, करंट एंड फ्यूचर नीड्स। ऑप्शन डी है, फ्यूचर नीड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो वर्तमान और जो फ्यूचर की, भविष्य की होती है, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देता है, तो ऑप्शन सी क्या हो गया इसमें, राइट होगा। नेक्स्ट आते हैं, इन द सिपी चेयर द हिप्स नीज एंड एंगल्स आर एट डैश डिग्रीज। ये भी मैंने आपको सिपी के उसमें वीडियो सिपी से रिलेटेड डाल रखे, सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड, मस्तिष्क पक्षाघात से रिलेटेड, पर मस्तिष्क के पक्षाघात से रिलेटेड डाल रखी है, तो उसमें सीटिंग से अरेंजमेंट से रिलेटेड है, उसमें कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आते हैं, अ प्रोसीजर intended to establish the quality performance or reliability something is known as, जिसमें मतलब क्वालिटी परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी सब कुछ चेक किया जाता है, वो क्या है। ऑप्शन ए है इंटरवेंशन, ऑप्शन बी है प्रैक्टिस, ऑप्शन सी है टेस्ट, ऑप्शन डी है मेजर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टेस्ट, परीक्षण में किया जाता है, ठीक है, टेस्ट होगा इसका राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।